गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का बोर्डिंग लेक्चर चालू करें। अच्छा, एक और बात ना, आई थिंक ये वीक अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर के बाद मैंने आपको पहले बताया हम पावर प्लांट पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास तीन चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, आपकी कैल्सी, नोटबुक और स्टीम टेबल, क्योंकि बिना इसके आप पास नहीं, मतलब न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। दूसरी बात, आ, दूसरी बात ये याद रखिएगा कि आगे के जो ये दो चैप्टर्स है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं समझ में आए ना, तो एट अ टाइम रुक जाओ और रोक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ठीक है, चलिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ टू फ्यूल्स। तो बस ये समझिए कि ये देखिए दो स्ट्रीम लाइन्स हैं, स्ट्रीम लाइन वन एंड स्ट्रीम लाइन टू। अब स्ट्रीम लाइन वन से मास फ्लो रेट जो है वो m1 है, और स्ट्रीम लाइन टू से जो है वो m2 है। अब ये दोनों जब अंदर गए तो वो कंबाइन हो गए और वो फॉर्मेशन किए m3 का। ठीक है, और ये m3 क्या होगा, तो m1 प्लस m2 के इक्वल होगा, जिसको हम लोग बाद में m वर्ड से डिनोट कर देंगे। तो आपको जो याद रखने वाला पहला स्टेप है वो बस ये पहला स्टेप याद कर लीजिए, क्या कि नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस। तो नेट चेंज कितना होगा, तो डेल्टा एस नेट इज इक्वल टू एम सी पी, मतलब एम वन सी पी नेचुरल लॉग, सॉरी, टी थ्री अपॉन टी वन प्लस एम टू सी पी नेचुरल लॉग टी थ्री अपॉन टी टू। याद रखिएगा, टी थ्री अपॉन टी वन एंड टी थ्री अपॉन टी टू। ठीक है, तो उसने ये बोला कि ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है, इसी में अगर मैंने एक एम सी पी का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और ये एम क्या है, तो एम हमने पहले से बोल के रखा है कि एम वन प्लस एम टू है। तो इसने क्या किया, डेल्टा एस ने अपॉन एम सी पी लिखा, मतलब एम सी पी का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ जैसे एम सी पी का मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ पे भी सी पी का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होने की वजह से वो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू नेचुरल ऑफ टी थ्री अपॉन टी वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू नेचुरल ऑफ टी थ्री अपॉन टी टू। अब मेरे ख्याल से आपने ये इक्वेशन पहले से पढ़ के रखा होगा, तो बताएगा ये एक्स क्या है। राइट, क्या, इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर ये एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ड्राइनेस फ्रैक्शन है, तो वो वन माइनस एक्स क्या होता है, डीएमई में आपने पढ़ा था, वेटनेस फ्रैक्शन। वेरी गुड। तो इक्वेशन बना, यहाँ पे आया आपका x नेचुरल लॉग टी थ्री अपॉन टी वन प्लस वन माइनस एक्स नेचुरल लॉग टी थ्री अपॉन टी टू। अब ये देखिए, ये जो x है और ये वन माइनस एक्स है, अब मैं इसको इसके पावर पे लेके जाता हूँ। तो ये जो x है ये x के पावर में आ था, यहाँ पे वन माइनस एक्स था, तो हमने क्या किया, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में लिखा। तो एक पार्ट आया टी थ्री अपॉन टी टू और एक आया टी टू अपॉन टी थ्री रेस्ट पावर एक्स। ठीक है, आप पूछोगे सर यहाँ पे माइनस एक्स था, तो एक्चुअली हमने इसका रेसिप्रोकल निकाला, इस वजह से ये माइनस एक्स जो है वो प्लस एक्स में आ गया। तो अब देखिए दोनों का ये दोनों जो है वो कांस्टेंट पावर वाले हैं, तो हमने उसको एक तरफ रखा, तो ये आया टी थ्री से टी थ्री कैंसिल आउट हो गया, इस वजह से ये बना टी टू अपॉन टी वन रेस्ट पावर एक्स। और जो दूसरा जिस पे पावर नहीं था वो है टी थ्री अपॉन टी टू रेस्ट पावर कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने कमेंट किया। अब इसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया कि चेंज ऑफ एंट्रोपी अपॉन एम सी पी नेट इज इक्वल टू होता है एन एस के इक्वल।
और ये NS क्या है, तो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नोन एज एंट्रोपी जनरेशन नंबर। एंट्रोपी जनरेशन नंबर याद रखिएगा। अब ये किसके इक्वल होता है, तो ये हुआ T3/T1 इंटू T1/T2 रेज़ टू पावर 1 - x। अब देखो इस इक्वेशन को मुझे इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स को अपन यूज़ करते हैं। पहला इक्वेशन आपका है, इक्वेशन है नेचुरल लॉग, भाई दिख रहा है, ठीक। ये है T2/T1 रेज़ टू पावर x, और दूसरा टर्म है T3 T3/T2, ठीक है। और मुझे इसको किस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है T3/T1 नेचुरल लॉग T3/T1 इंटू T1/T2 रेज़ टू पावर 1 - x को, ठीक है। चलिए एक बात याद रखिएगा, ये जो डायमेंशनलेस नंबर बताया है ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो इस स्टेप के बाद आप ये लेके क्यों नहीं पाएंगे। तो स्टेटमेंट हुआ, अब देखो आपके पास क्या क्या कांस्टेंट है, तो ये है T3/T1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक T3, जो ये T3 था ये T3 ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड रखा T1। अब आप ऑब्जर्व करो, मतलब मैंने ये स्टेप को ओपन किया, ये स्टेप को भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये है T2 रेज़ टू पावर x अपॉन T1 रेज़ टू पावर x इंटू T3/T2 बराबर है। तो ये देखिए T1 रेज़ टू पावर x है, हमने T1 एक निकाल के रखा है, ठीक है। तो अगर ये निकाल के रखा है तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, T1 इंटू T1 रेज़ टू पावर 1 - x होगा। क्यों, क्योंकि T1 यहाँ पे प्लस में है, T1 यहाँ पे माइनस में आएगा, ठीक है। एक मिनट में ये मैंने गलत लिखा है, ये होगा Tx - 1। अब देखिए बराबर हो गया, क्या किया मैंने, T1 को यहाँ पे प्लस में रखा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे T1 को माइनस में रखा। तो अब ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो T⁻x ही बचेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो हमारे पास एक बचा है यहाँ पे T2⁻x, और यहाँ पे एक T2 बचा हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप आया नेचुरल लॉग। अब देखो आपका जो पहला टर्म था क्या, T3/T1 वो आ गया, तो हमने क्या किया, T3/T1 को एक तरफ ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, T1, तो T1 जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, अगर मेरे को उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा T1 - x, मतलब जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से बदल जाएंगे। तो ये हो गया -1 जो है +1 हो गया, और +x जो है वो माइनस, तो 1 - x हो गया। और अब ये T2 रेज़ टू पावर x जो है, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2, यहाँ पे पहले से प्लस में 1 है अपने पास, और ऊपर से माइनस में x जो है बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा इक्वेशन बना वो बना नेचुरल लॉग T3/T2 इंटू T1/T2 रेज़ टू पावर 1 - x, ठीक है। चलिए तो उसने वही काम किया, यहाँ पे देखिए इस पूरे इक्वेशन से, इस पूरे इक्वेशन से उसने इस फॉर्मेशन में चेंज कर दिया। सो वेयर NS हम लोग ने पहले बात कर ली है। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स,
फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि M1H1 प्लस M2H2 इज इक्वल टू M3H3, और M3 की जगह हमने लिखा M1 प्लस M2। अब अगर इसे मैं डिवाइड के फॉर्म में लेके आ जाऊँ तो हमारा फिर से फॉर्म बन जाएगा M1/M1 प्लस M2 इंटू H1 प्लस M2/M1 प्लस M2 इंटू H2 इज इक्वल टू H3। तो हमारा जो लास्ट इक्वेशन बना इसके बेसिस पे क्या, एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन इंटू H1 प्लस वेटनेस फ्रैक्शन इंटू H2 इज इक्वल टू H3। अब अगर H जो होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर, अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, अब ये सारे H की वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ। तो x इंटू सी पी टी वन प्लस वन माइनस एक्स सी पी इंटू टी टू इज इक्वल टू सी पी इंटू टी थ्री। अब सी पी और सी पी तीनों तरफ है इसलिए वो कैंसिल आउट हो गए, और हमारा जो इक्वेशन बचा वो क्या है, एक्स टी वन प्लस वन माइनस एक्स टी टू इज इक्वल टू टी थ्री। ठीक है। अब देखो आपका जो मेन इक्वेशन था, मेन इक्वेशन किसकी बात कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पे लेके आए थे, तो यहाँ पे देखिए टी वन अपॉन सॉरी टी थ्री अपॉन टी वन है। तो हम क्या कहते हैं, टी थ्री हमारे पास है, टी वन को मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आता हूँ। तो अगर मेरे को यहाँ पे डिवाइड में चाहिए तो मुझे एक टी वन का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड में लेना पड़ेगा और एक यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो अगर ये लिया तो ये आ गया केवल x प्लस वन माइनस एक्स इंटू टी टू अपॉन टी वन। अब T2 अपॉन T1 को अगर मैंने एक नया क्वांटिटी मान दे दिया जिसको बोलेंगे मैं y, तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन आया T3 अपॉन T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स इंटू वन। सो कंक्लूजन मतलब अब जो हम लोग वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो वैल्यूज़ पुट करते वक्त क्या हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग x प्लस वन माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन वाई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये कहाँ पे पुट किया हमने, ये वैल्यू जो है वो इस जगह पे पुट किया है। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट दिया, मतलब ये लास्ट कंक्लूजन का पार्ट है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वन, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन वन हो जाए और वेटनेस फ्रैक्शन भी वन हो जाए, और मतलब ड्राइनेस या वेटनेस फ्रैक्शन वन हो जाए, सो एन एस बिकम जीरो इन ईच केसेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एस डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है। सो द लॉस्ट वर्क इज गिवन बाय, लॉस्ट वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आई इज इक्वल टू टी नॉट इंटू डेल्टा एस नेट, और डेल्टा एस नेट की जगह पे मैं फॉर्मूला लिखूँगा एम इंटू सी पी इंटू एन एस, और एन एस को जो रिप्लेस करेंगे वो अपन ये वाला जो इक्वेशन है वो से। तो आया इक्वेशन क्या, टी नॉट इंटू एम सी पी नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन वाई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक न्यूमेरिकल हो जाए। न्यूमेरिकल कहता है कि 15, ये क्वेश्चन नंबर ये है ना 5.17, 5 kg एयर एक्सपांड एडियाबेटिकली इन क्लोज सिस्टम from 6 bar at 90 degrees Celsius to 1 bar at 40 degrees Celsius. Calculate maximum work done, change of ability and irreversibility. सी पी की वैल्यू आपको वन लेनी है, आर की वैल्यू 0.287 लेनी है, टी नॉट मतलब एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस लेनी है, और एम्बियंट प्रेशर जो है वो 1 बार लेना है। तो आपके पास जो गिवन दिया हुआ है वो आपने वो पहले पूरा लिख लिया। ये याद रखिएगा, सी पी की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें टेम्परेचर की यूनिट जो है वो केल्विन है। इसलिए आपका पहला काम यही है कि जितनी भी डिग्री सेल्सियस है आप उसको केल्विन में चेंज कर दें। ठीक है। अब आ, पहला देखिए इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है, और बाद में फाइनल प्रेशर दिया हुआ है वो भी 1 बार दिया हुआ है। दूसरा सी पी की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू आपके पास है, तो आप सी बी की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वर्क डन कितना होता है, तो मैक्सिमम वर्क डन अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन क्या, एम इंटू इंटरनल एनर्जी वन माइनस इंटरनल एनर्जी टू माइनस टी नॉट डेल्टा एस और एस वन माइनस एस टू। ठीक। अब
ये S1 और S2 की वैल्यू आपको बेसिक इक्वेशन से निकालनी है। तो ये क्या हुआ, एम सी वी टी वन माइनस टी टू माइनस टी नॉट सी पी नेचुरल ऑफ टी वन अपॉन टी टू प्लस आर नेचुरल ऑफ टी टू अपॉन टी टू। इससे आप अपना मैक्सिमम वर्क निकाल लेंगे। अब चेंज ऑफ अवेबिलिटी और लॉस ऑफ अवेबिलिटी निकालेंगे। तो डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू आप निकालो पहले। तो डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू आपने ये इक्वेशन रखा जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बस ये वैल्यूज़ को आपको पुट करनी है, तो उसके बेसिस पे आपका डब्ल्यू मैक्स यूजफुल निकल जाएगा। अब इरिवर्सिबिलिटी के लिए टी नॉट इंटू डेल्टा एट यूनिवर्स, डेल्टा यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो पहले इसने बोल दिया कि एडियाबेटिक प्रोसेस है मतलब क्यू की वैल्यू जीरो हो गई, सराउंडिंग मतलब जीरो हो गया। तो आपका जो इक्वेशन बना वो बना टी नॉट एस टू माइनस एस वन। अच्छा, एस टू की वैल्यू रखा, एस वन की वैल्यू रखा, इनटू टी नॉट का मल्टीप्लाई किया, तो आपका इरिवर्सिबिलिटी हो गया। ठीक है, चलिए अब नया टॉपिक है सेकंड लॉ, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो मुझे कोई बताएगा इफिशिएंसी क्या होती है भाई लोग? कोई लेक्चर में है? तो मेरे ख्याल से जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे, तो मैंने आपको बोला था कि इफिशिएंसी के बाकी सारे फॉर्मूले भूल जाओ, और मैंने जो आपको याद करवाया था वो क्या था, कोई याद है? चलो मिड सेम में क्या? चलिए, चलिए अब मैं आपके लिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने अपने घर में रूम हीटर देखा है सभी ने? ठंडियों के टाइम पे हम लोग एक हीटर लेके आते हैं जिसका प्लग लगाते हैं, उसमें कॉइल्स रहते हैं और कॉइल गर्म होकर लाल हो जाते हैं जिससे हमारा रूम हीट होता है। एग्री? सब याद समझ में आ गया सबको? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उसमें इफ़िशिएंसी निकालते हो कि सीओपी निकालते हो? सोच के बोलना, एक ही मौका रहेगा आपके पास। चलिए, एक ने बोला सीओपी, और कोई? और कोई आंसर देना चाहता है? चलिए, मेरे ख्याल से और कोई नहीं देना चाहेगा। तो जिसने सीओपी बताया उसका रीज़न बताइए कि वाई सीओपी, वाई नॉट एफिशिएंसी? चलो, एक आंसर एफिशिएंसी है, ओके। और कोई है? चलिए भाई, ओके, विवेक ने बोला एफिशिएंसी ही है ये। ठीक है, और कोई? चलिए, तो पहले सीओपी की बात कर लेते हैं। भाई सीओपी वाले, आपका नाम क्या है? अरे है कि नहीं है भाई सीओपी? सत्यम, वेरी गुड। तो सत्यम यादव आए थे। आप बताइए कि आपने सीओपी आंसर क्यों बोला? सत्यम। अच्छा, अगर तुम चाहो तो अभी भी अपना आंसर चेंज कर सकते हो, सीओपी या इफिशिएंसी। बिल्कुल। चलो भैया, अब 2 लोगों ने बोला था एफिशिएंसी, एक तो विवेक जिसकी आवाज़ पहचानी,
दूसरा कौन था? ध्रुव। तो बताइए ध्रुव, क्यों इफिशियंसी? ओके, चलो भाई विवेक बाबू। ऐसा? चलिए तो फिर इस चीज़ को, भाई करेक्ट आंसर जो है वो है सीओपी। ठीक है, सीओपी इसलिए क्यों, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ध्यान से सुनो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो पावर प्रोड्यूस करते हैं उनकी इफ़िशियंसी निकाली जाती है इन टर्म्स ऑफ आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ऐसे डिवाइसेस जो पावर कंज्यूम करते हैं उसकी हम सीओपी निकालते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे अब तुमने, विवेक ने क्वेश्चन पूछा, विवेक ने जो क्वेश्चन मतलब विवेक ने जो आंसर दिया उस आंसर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। एक्चुअली 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मतलब 1000 किलोवाट आवर को जब आप कंज्यूम करते हो तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो समथिंग 700 या मतलब 1000 के नीचे होती है। लेकिन जब ये हीट जनरेट करती है तो वो हीट बहुत ज़्यादा किलो कैलोरीज में जनरेट करती है। तो अगर हमें मान लो 5000 किलो कैलोरी हीट मिला और उसके कंपेयर में केवल हमने 1000 कैलोरीज दिया, तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, तो 5000 किलो कैलोरी और व्हाट वी पे तो 1000 कैलोरी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, तो वैल्यू मतलब वैल्यू आई 5। तो क्या इफिशियंसी 5 हो सकती है कभी भी किसी भी चीज़ की? मतलब यहाँ पे मुझे ये बात क्लियर हो गई कि एक्चुअली वो इफ़िशियंसी नहीं है, वो सीओपी है। क्यों? क्योंकि मोर देन अगर 1% आ रहा है मतलब 100% आ रहा है तो वो सीओपी होगा, इफ़िशियंसी नहीं है। क्लियर? चलो भाई सत्यम, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसी के साथ आपका दो वर्ड्स, मोस्ट वेलकम, इसी के साथ आपका दो वर्ड्स आएगा, इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। तो एक ब्रॉड माइंडेड में सुन लो। हम लोग जब किसी भी सिस्टम की एक्चुअल वो निकालते हैं मतलब इफ़िशियंसी निकालते हैं, और जब इस एक्चुअल इफ़िशियंसी से उसकी मैक्सिमम इफ़िशियंसी को कंपेयर करते हैं तो हमारा इफ़ेक्टिवनेस चेंज होता है। ठीक है, क्या बोला? एक्चुअल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। चल क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। Normally, performance of process or device is measured with the help of thermal efficiency or COP. ठीक है, they are defined on the basis of first law and hence it is referred to as the first law efficiency. But this first law efficiency is not a measure of fraction of maximum work actually utilized. Therefore, there is need to define a second law efficiency as the ratio of actual thermal efficiency to the maximum possible reversible thermal efficiency under the same condition. मतलब जब आप आगे पढ़ोगे ना तो हीट ट्रांसफ़र में आपके पास आता है कि एक सिलेंडर अगर हीट ट्रांसमिट मतलब हीट रेडिएट कर रहा है तो उसने कितना एक्चुअल में रेडिएट किया और उसका कितना मैक्सिमम रेडिएट करेगा। तो ये दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तब हम बोलते हैं कि मतलब वो जो सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इतनी है। ठीक है, so in order to understand the clear difference between first law and second law efficiency, consider two heat engines, both have the same efficiency of 35%. At a glance, both engines seems to convert work the fraction of heat that they receive, thus they are performing equally
वेल, ठीक है, मतलब क्या हुआ, 500 है, 300 है, इंजन लगा हुआ है, इंजन की इफिशियंसी 35% हुई, रिवर्सिबल या मैक्सिमम 40% हुई, तो इफेक्टिवनेस जो हुआ वो इन दोनों का रेशियो अल्टीमेटली 87.5% आया। और दूसरा सिस्टम हुआ जिसमें हीट सोर्स जो है वो 800 केल्विन का है, एफिशिएंसी 35% है, मैक्सिमम जो है वो 62.5% है, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो आ रही है वो 56% आ रही है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो है, कार्नोट एफिशिएंसी हम कैसे निकालते, 1 - T2/T1, तो वो 40% आई। इसी तरीके से सेकंड का जो निकाला वो अपना 62% आया। मीन्स इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above वैल्यू इंजन 2 हैज़ द ग्रेटर वर्क पोटेंशियल अवेलेबल टू इट, 62%, 62.5% as compared to 40%. Therefore, engine 2 should do a lot better than that of 1. It means that engine 2 performing not well 35% efficiency against theoretical 62.5%, and engine 1 performed better 35% efficiency against 40% theoretical efficiency compared to engine 2. So अब सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस, इसको इफेक्टिवनेस को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं ना, तो वो कितना होगा 0.35 अपॉन 0.40, मीन्स 0.876। और इसी तरीके से सेकेंड लॉ एफिशिएंसी फॉर सेकेंड इंजन जो आया वो कितना आया, तो वो आया 0.56। मतलब ये इंडिकेट किया जा रहा है, ध्यान से सुनिए ना, मतलब ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर लिमिट, मतलब 2 मिनट हमने टेम्परेचर कंपेयर किया और दोनों की अगर इफ़िशियंसी सेम आ रही है, दोनों की अगर इफ़िशियंसी सेम आ रही है, तो जिस सिस्टम का टेम्परेचर कम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस एज़ कम्पेयर टू अदर जो है वो बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया, मतलब पूरा का पूरा गेम किसके ऊपर डाल दिया गया है, तो केवल टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उसकी इफ़िशियंसी मतलब तो अच्छी होगी लेकिन इफेक्टिवनेस उसका अच्छा नहीं होगा। चलिए, इट मीन्स दैट इंजन 1 इज कन्वर्टिंग टू, बोलिए, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, दो लोग हैं, मतलब दो इंजन हैं, एक इंजन जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है और एक बंदा जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है। अगर दोनों की इफ़िशियंसी सेम है, ठीक है, दोनों की इफ़िशियंसी अगर सेम है, तो जब तुम इनकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में देखोगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है, तो आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फर्स्ट सिस्टम इज़ मच बेटर देन दैट ऑफ सेकेंड सिस्टम। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, मतलब जस्ट एक एग्जांपल लो कि आपके घर में होंडा भी है और बुलेट भी है, ठीक है, होंडा जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे काम करता है और बुलेट जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। तो अगर दोनों की इफ़िशियंसी, मतलब अगर दोनों सेम पावर कंज्यूम कर रही हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई होगा कि इसका मतलब होंडा का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बुलेट के इफ़ेक्टिवनेस से बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा होगा, तो ये मैंने क्या बोला, टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों का अगर मैं वन वाले का टेम्परेचर डिफरेंस लूँ तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 200। और लेकिन अगर ये दोनों का मैं टेम्परेचर डिफरेंस लूँ तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 500। मतलब जिसका ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही कम होती जाएगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर है। चलिए, तो मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है, इंजन 1 इज कन्वर्टिंग 87.5% ऑफ अवेलेबल वर्क पोटेंशियल टू यूज द वर्क, एंड दिस रेशियो इज मतलब फॉर इन सेकेंड इंजन इट इज ओनली 56%, ठीक है। सो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी
कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी को। अब उसने क्या बोला, वर्क एक्चुअल अपॉन वर्क मैक्सिमम बोल सकते हो, और वर्क यूजफुल work done useful work done of a actual system upon useful work done of maximum system भी हो सकता है। और इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसर या पंप, ये तो टरबाइन और इंजन के लिए था, इसी तरीके से आप कंप्रेसर और पंप पे बोलोगे तो डब्ल्यू मिनिमम अपॉन एक्चुअल और डब्ल्यू मिनिमम यूजफुल अपॉन डब्ल्यू एक्चुअल यूजफुल। और इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप बोलोगे तो वो होगा सी ओ पी ऑफ एक्चुअल अपॉन सी ओ पी ऑफ मैक्सिमम या रिवर्सिबल। इसी तरीके से अब आपका आ गया फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस और एक्सपांसन कूलिंग प्रोसेस, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो चीज़ें को एक्सपांड करते हैं या कूलिंग प्रोसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो उस टर्म्स में क्या होगा, तो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ अवेबिलिटी ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ अवेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। Similarly, in terms of heating or compression process जो आएगा, the increase of availability of the system upon loss of availability of the surrounding। मतलब अल्टीमेटली तुम्हारा जो है तुमको ये याद रखना है, W actual upon W max बस। एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सर्जी की बात करोगे तो इफिशियंसी इज इक्वल टू एक्सर्जी रिकवर अपॉन एक्सर्जी सप्लाई, और 1 माइनस एक्सर्जी डिस्ट्रॉय अपॉन एक्सर्जी सप्लाई। ठीक है, इसके बाद ये वाला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। कल आपका ये चैप्टर जो है वो आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज यहीं रहने